वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं बच्चे कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 45 जो आपको मिलेगा 16 अक्टूबर को। ठीक है, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान सी वर्कशीट है, बिल्कुल आसान। हम जो है वो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो आपका पाठ नंबर 5 है आपकी बुक के अंदर NCERT, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने डोबर्नियर कर लिया था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कर लिया था, एंड यानी कि न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत कर लिया था। उसके बाद में हमने मेंडलीव के बारे में पढ़ लिया था, आवर्त सारणी के बारे में। आज हम करेंगे बच्चे मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। यानी कि जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी ना, उसके अंदर क्या क्या कमियां थी या क्या क्या वो नहीं बता सकी थी और क्या क्या उसकी अच्छाइयां थी और क्या क्या उसने जो है वो बता दिया था, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, पढ़ने और समझने वाले हैं। तो आराम से इस वर्कशीट को करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया था। मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी ना बच्चे, तो तब सिर्फ 63 तत्व जो थे वो पता थे। अभी जो है वो लगभग 118 तत्व हैं। हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है लगभग 118 या इससे ऊपर अभी जो है इन्वेंशन, जो उनकी खोज है वो चल रही है, तो लगातार बढ़ते रहते हैं वो तत्व। तो जब मेंडलीव ने अपना काम किया था, दिमित्री मेंडलीव इनका पूरा नाम है, तब सिर्फ 63 जो तत्व थे वो थे। मेंडलीव के अनुसार मेंडलीव ने क्या बोला, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यानी कि मेंडलीव ने एक अपना जो है वो आवर्त का नियम दिया था। आवर्त का नियम का क्या मतलब था कि तत्वों के गुणधर्म यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके जो गुण होते हैं, वो उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मतलब आवर्त का मतलब एक टाइम के बाद में आके वो दोबारा आएगा वैसा ही, फिर दोबारा एक टाइम के बाद में कुछ तत्वों के बाद में वही चीज़ जो है वो दोबारा आती है। ठीक है, उसके बाद में देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर दो चीज़ें थी। तो पहला था ऊर्ध्व स्तंभ जिनको ग्रुप या समूह कहा जाता है, दूसरी थी क्षैतिज पंक्तियां जिनको पीरियड या आवर्त हम कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। और एक बहुत ही बड़ी चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो मेंडलीव थे, दिमित्री मेंडलीव जिनको बोला है, उनको जो हमारा आवर्त सारणी है उसका जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले और सबसे अच्छी सारणी जो बनाई थी वो मेंडलीव ने बनाई थी, इसलिए उनको आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसकी उपलब्धियों और सीमाओं के बारे में देख लेते हैं। उपलब्धियां क्या थी, देखो मेंडलीव ने अपनी जो आवर्त सारणी है उसके अंदर कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया, उसने कुछ खाली ऐसे छोड़ दिया। आप भी क्या करते हो जब काम करते हो ना, ठीक है, तो कई बार आपका चैप्टर बीच में रह जाता है या आप टीचर से पहले कर लेते हो, तो आप बीच में 2-3 पेज छोड़ देते हो, बोलते हो कि हाँ ये हम बाद में कर लेंगे। या फिर आप जब पेपर में क्वेश्चन आंसर्स करते हो, आपको कोई क्वेश्चन भूल जाता है तो आप नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हो, उसके जगह पे पेज छोड़ देते हो कि जब याद आएगा तब लिख लोगे। ठीक है, तो उसने भी क्या किया, ऐसे खाली जगह छोड़ दी अपने पीरियोडिक टेबल में कि जैसे जैसे अलग अलग जो तत्व हैं वो मिलते जाएंगे, जिनकी खोज होती जाएगी समय के साथ, उनको वहाँ पे रखते जाएंगे। ठीक है, उनको ऐसा अनुमान था कि ऐसे तत्व जो है वो आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वह इस प्रकार के तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ऐसे तत्व आने वाले हैं। ठीक है, तो अनुमानित तत्व जो उन्होंने नाम दिया था उनको, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। अब बेटा बोरोन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ही क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जो भी तत्व आएगा ना वो बोरोन के जैसा होगा, और जो भी तत्व आएगा वो एल्यूमिनियम जैसा होगा, और जो भी तत्व आएगा वो सिलिकॉन जैसा होगा। ठीक है, तो बोरोन एका के अंदर जो वास्तविक तत्व अब हमारे पास है वो है स्कैंडियम, और एल्यूमिनियम में है हमारा गैलियम, और उसके अलावा सिलिकॉन में हमारा आ गया जर्मेनियम। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो तत्व जो है वो बाद में आए। मेंडलीव ने अपनी आवर्ती सारणी में ये लिख के छोड़ दिया था, ये समय के साथ जैसे उनकी डिस्कवरी हुई, खोज हुई, तब लिखे। ठीक है, अब मेंडलीव द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान बाद में सही पाया गया, सही में वो जो है वो तत्व निकल के आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि उन्होंने परमाणु द्रव्यमान की बात की थी और ऑक्साइड और हाइड्राइड और क्लोराइड के सूत्रों की बात की थी। तो परमाणु द्रव्यमान अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 68 था, 68 जिसको बोलते हैं, और गैलियम क्या 69.7 था, यानी कि 69.7। इनके ऑक्साइड के और क्लोराइड के सूत्र आपको दिए हुए हैं। ठीक है,
एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्साइड लगते थे ना, मैंने बताए थे पिछली वर्कशीट में कि कैसे लगते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाके 44 नंबर वर्कशीट देख लें, उसके बाद में इसको देखना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में है हमारे पास, देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों, उत्कृष्ट गैस से मतलब वो गैसें जिनका बाहर वाला जो कक्ष होता है ना वो पूरा होता है। उत्कृष्ट का मतलब होता है जो कभी अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे हीलियम हो गया, नियोन होगी, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, ये ऐसी कुछ गैसेज हैं जो कम ही अभिक्रिया करती हैं, कुछ ज़्यादा उनको तापमान या ये जो परिस्थितियां जो है वो बदलनी पड़ती है इनकी अभिक्रिया करवाने के लिए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई है को भी पिछली अवस्था में बिना छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सकता है। तो उन्होंने जो नई, कुछ तो उत्कृष्ट गैसें उस टाइम भी थी और कुछ जो नई आई हैं तो वो उसी ग्रुप के अंदर वैसे ही रखी जा सकती थी, ठीक है, समूह के अंदर। मेंडलीव ने तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड व ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण जो है वो माना था, ठीक है। मूलभूत गुण किसको माना था? मेंडलीव ने तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड व ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण का मूलभूत जो गुणधर्म है वो माना था, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास सीमाएं देखते हैं इसकी। तो सीमाएं देखिए, मतलब इसने क्या क्या चीजें नहीं बताई थी। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके थे। क्यों? अब हाइड्रोजन उनको नहीं पता था कि इसको कहाँ रखना है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ना के दोगला है हाइड्रोजन। अगर आप सिंपल वर्ड में समझो तो दोगला है। दोगला कैसे है कि यह, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। दोगला है ना, डबल फेस है। डबल फेस तो किसको कहाँ पे रखे? हैलोजन के साथ रखें या क्षार धातुओं के साथ रखें? सो क्षारीय धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है, जैसे HCl, H2O, H2S, सोडियम में NaCl, Na2S और ये Na2 देखो, एक सोडियम एक हाइड्रोजन लग के हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड सेम बन रहे हैं। इधर Na2O बन रहा है, इधर H2O बन रहा है, इधर H2S बन रहा है, इधर Na2S बन रहा है, ठीक है। तो सेम बन रहा है। अब हैलोजन की भांति क्या करता है? ये हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु है, वह धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक जो है वो बनाती है। धातु और अधातु दोनों के साथ जो है वो क्रिया करती है। यहाँ पे देखिए अधातुओं के साथ भी किया, सल्फर एक धातु है उसके साथ भी, और क्लोरीन एक अधातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, उनके साथ भी इसने की हुई है। यदि परमाणु संख्या को धार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिक मतलब जैसे एलोट्रॉप्स की बात हम करते हैं, जैसे हमने कार्बन के पढ़े थे, ठीक है। हमने हीरा पढ़ा था, डायमंड जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा हमने ग्रेफाइट पढ़ा था, फुलरेन पढ़ा था। तो उनको क्या है कि अलग स्थान पर रखा जाएगा। यदि परमाणुओं की संख्या के आधार पर माना जाए तो समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे जो आवर्त सारणी है वो अव्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। रखा गया नहीं था उनको, पर अकॉर्डिंग टू उनकी सोच जैसा उन्होंने पहले लगाया था उसके हिसाब से रखा जाना चाहिए था। तीसरी इसकी कमी है कि एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। उन्होंने बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जो है वो सभी तत्वों को रखा था, पर अगर हम लगातार बढ़ते जाते तो परमाणु द्रव्यमान जो है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ता, एक जैसा नहीं बढ़ता है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार यह अनुमान लगाना पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। तो कईयों के बीच में तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कईयों के बीच में थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। तो ऐसा मतलब जो है वो अनुमान नहीं लगा सकते थे कि दो तत्वों के बीच में कितने और तत्व जो है वो खोजे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट का डाटा। उसके बाद में है हमारे पास यहाँ पे मेंडलीव की फोटो, और मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है, ये नीचे इनके लिखा हुआ है। उसके बाद में है 4 क्वेश्चंस बेटा, एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। और कोविड के लिए आपका संदेश है कि 2 गज अथवा 6 फुट की दूरी जो है वो आपने बनाए रखनी है। जब भी आप बाहर जाते हो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आपने रखनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। सो फटाफट इनको डिस्कस कर लेते हैं और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चे देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग करके आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया? कौन से गुणधर्म का प्रयोग जो है वो किया? दिमित्री मेंडलीव, ठीक है, उनको लीफ फै कर लेना बेटा। दिमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी के जन्म के नाम में से जाना जाता है। उन्होंने आवर्त सारणी में तत्वों को द्रव्यमान को आधार बनाया,
ठीक है, तत्वों का जो मेंडलीफ ने तत्वों से बनने वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड को तत्वों के वर्गीकरण का मूलभूत गुण जो है वो माना था। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया। ठीक है, वह आएगा, वह अकेला, वह नहीं, वह। ठीक है, जो उस समय ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए और ये भी बताइए कि इनको क्या नाम दिया गया था। अब जो नाम है वो लिखना है और पहले क्या नाम दिया गया था। उन्होंने अज्ञात तत्वों स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्टेनियम के लिए रिक्त स्थान छोड़ा था। एका बोरन स्कैंडियम का नाम था, एका एल्यूमिनियम गैलियम का नाम था, एका मैग्नीज टेक्टेनियम का नाम था और एका सिलिकॉन जर्मेनियम का नाम था। ठीक है, आपकी वर्कशीट में 3 दिए होंगे, आप 4 कर सकते हो। एक थोड़ी सी मिस्टेक थी बच्चे, मैंने आपको बताया था कि कार्बन के आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानक होते हैं ग्रेफाइट और डायमंड, वो समस्थानक नहीं होते हैं। समस्थानक हम हाइड्रोजन के लेके चलते हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटीरियम। ठीक है, वो एलोट्रॉप्स होते हैं। वो थोड़ी सी मेरे को कन्फ्यूजन हो गई थी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां देखें, तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने से समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई, यानी कि पीरियोडिसिटी आई वहां पे। कुछ तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली, नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली, तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायता मिली। ठीक है, उसके बाद में चौथा और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं, पहली है हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थिति नहीं थी क्योंकि वह क्षार धातु के साथ साथ हैलोजन से मिलता जुलता था। ठीक है, ये दोनों जगह आता जाता था, दोनों घरों में क्षार धातुओं का घर भी आता जाता था और हैलोजन के साथ भी आता जाता रहता था। कुछ उच्च द्रव्यमान वाले तत्वों को उन तत्वों से पहले रख दिया गया जिन परमाणुओं का द्रव्यमान कम है। ठीक है, ज्यादा वालों को कम से पहले रख दिया गया था। बाकी हमें तो ये बोला था कि आरोही क्रम में रखा है, यानी कि छोटे वाले पहले, बड़े वाले बाद में आएंगे, पर यहाँ पे जिनका उच्च था उनको पहले रख दिया गया। तत्वों के समस्थानिकों को सारणी में स्थान नहीं मिल सका। समस्थानिक जैसे हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटीरियम, तो उनको जो है वो स्थान नहीं मिल सका सारणी के अंदर। तो ये थी उसकी सीमाएं। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप यहाँ पे पॉज करके इनको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर। एंड एट लास्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। मेरे को बाकियों की तरह तो कहना नहीं आता, जैसे कहना आ रहा है मैं बोल रही हूँ आपको। और घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, हैव ए गुड डे, नाइट, सब कुछ। ठीक है, सो मिलते हैं नई वीडियो में।